हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो है पढ़ाया था। रियल नंबर में हमने आपको बताया था कि मैं आपको उसका इंट्रोडक्शंस बताऊंगा, प्राइम नंबर बताऊंगा, कंपोजिट नंबर्स बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल्स बताऊंगा, 2 3 5 6 7 9 10 11 13 17 19 29 से डिवाइड करने के क्या तरीके होते हैं। फिर मैंने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बताऊंगा। फिर मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशंस एंड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बताऊंगा। तो उसमें हमने आपको यहाँ तक दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 3 5 6 7 9 10 11 13 17 19 23 29 तक बता दिया था। नाउ द नेक्स्ट द थिंग इज दैट वी आर सपोज टू रीच एट दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की तरफ चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट के तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ओके, नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है, लेट अस समझने की कोशिश कीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कंपोजिट नंबर क्या होता था। जैसे 6 है, 20 है, 15 है, यानी ऐसे नंबर जिसके उस नंबर से भी उसमें भाग लगे, एक से भी भाग लगे और इसके अलावा और किसी से भी लग जाए। ठीक है, मतलब उसके वन और दैट नंबर के अलावा अदर डिवाइजर भी हो। तो कहा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी कैन बी written as written as product of prime numbers। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इस बार मैं अब इसको थ्योरम के नाम से कह रहा हूं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद कहने का मतलब ये है कि जैसे 6 है, सो 6 को आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 20 है, यू कैन राइट इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। देख रहे हैं, एक को 2 गुना 3, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 20 को 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर। तो क्या कर रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर, या इट इज एवरी कंपोजिट नंबर can be written as product of prime numbers। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है। लेकिन उसके साथ क्या कहता है, उसके साथ कहता है एंड, ये थोड़ा समझने वाली बात है, एंड इट्स फैक्टराइजेशंस, यानी जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टराइजेशंस आर यूनिक एक्सेप्ट द order in which it is written, which is written। मैं इस चीज को आपको समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि जब आपके पास कोई प्राइम कंपोजिट नंबर है, तो उस कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशंस के रूप में तो लिख सकते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशंस के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो दूसरी चीज वो कह रहा है कि उसके साथ ये एक अलग चीज कह रहा है कि इट्स फैक्टर्स आर यूनिक। एक तो ये चीज कहा जा रहा है कि उसका फैक्टर यूनिक है, दूसरा फैक्टर्स आर यूनिक
thing. Factors are unique except the orders in which it is written. Okay, so मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका एग्जांपल्स क्या होगा. लेट अस सी. इसको हम लोग आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सपोज कीजिए एग्जाम्पल में आपको यहां पे रखा है, जैसे कि से एग्जाम्पल में कहा जा रहा है 6. सो 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. ओके, तो ये दो फैक्टर्स है. कहना ये चाह रहा है ये थ्योरम कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है, और ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स आपस में यूनिक हैं. ओके, सो ये फैक्टर्स आपस में यूनिक होने का मतलब क्या है? ये कहा जा रहा है कि दूसरा कोई फैक्टर्स इसका नहीं होगा, इसके अलावा इसमें कोई फैक्टर 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा. जो भी होगा ये फैक्टर या तो 2 होगा या 3 होगा. अब इसको कहा जाता है एक्सेप्ट द ऑर्डर्स इन विच इट इज रिटन. मतलब पहले 2 लिख के तब 3 लिखे हैं, या 3 लिख के 2 लिखे हैं. ये ऑर्डरिंग भले बदल सकता है, लेकिन ये फैक्टर्स जो है ये यूनिक होंगे, ये नहीं बदलेंगे ना. दूसरा एग्जांपल हम लोग 20 का लेते हैं. लेट अस सी इट इज 20 का लेते हैं. सो 20 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. कोई आदमी इसको लिख सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2. कोई इसको लिख सकता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो अब ये क्या है 20. 20 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 2. अब क्या है कि ये सबसे पहली बात ये है कि ये हमारा 20 है. ओके, ये 20 जो है अब हमारा प्राइम फैक्टर के रूप में, एक फैक्टर हमारा 2 है, प्राइम नंबर है, दूसरा भी प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है. सो प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम. तो ये पहला चीज हमारा हो गया कि जो हमारा थ्योरम कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है. तो हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में तो लिख दिया. अब अगर इसको दूसरा चीज वो कह रहा है एंड दैट फैक्टराइजेशंस, जो फैक्टर्स है वो यूनिक होंगे. ये दो 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 यही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होंगे. इसमें 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, इस टाइप का नहीं होगा. मतलब अदर फैक्टर्स नहीं होंगे, ये फैक्टर्स यूनिक होंगे. चाहे इन फैक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख दिया जाए. ये ऑर्डर ऐसा हो सकता है कि पहले ये 2 लिखा, फिर ये 5 लिख दिया, फिर ये 2 लिख दिया, फिर ये 5 यहां लिख दिए, 2 यहां लिख दिए, 2 यहां लिख दिए. तो ये ऑर्डरिंग चेंज हो सकता है, लेकिन ये फैक्टर्स नहीं बदलेंगे. ओके, सो वेरी सिंपल है. हम लोग क्या करते हैं जनरली, व्हाट आई एम सेइंग, आपको क्या करना चाहिए? यू शुड राइट, सबसे पहले ए स्मॉल नंबर लिखना चाहिए. उसके बाद अगर उसके बाद कोई उससे बड़ा नंबर आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर वही नंबर आता है तो वो लिखिए, इंटू 5 लिखिए. मतलब कहने का मतलब क्या है कि वी कैन राइट इट समथिंग लाइक एक P1 प्राइम नंबर इंटू P2 प्राइम नंबर इंटू P3 प्राइम नंबर. ओके, so this bees can be written as 2 into 2 into 5 is equal to P1 prime number into P2 prime number into P3 prime number. और हम लोग एक शर्त लगा देते हैं कि P1 is लेस देन इक्वल टू P2, P2 is लेस देन इक्वल टू P3. यानी कि इस तरह से क्या होगा कि अब जब आप ये चीज लिख देंगे कि P1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा P2 है या उसके बराबर है, फिर P2 जो है P3 से छोटा है या P2 P3 के बराबर है. जब इस ऑर्डरिंग में लिख दीजिएगा, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख रहे हैं. 2 2 2, उसके बाद अगर 3 आता तो 3 लिखते, 4 आता, अगर 5 आता तो 5 लिखते, 7 आता तो 7 लिखते. तो जब ये ऑर्डरिंग कर दिया जाएगा, तब अगर ये डिसाइड हो गया कि हम इस सीक्वेंस में लिखेंगे, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, जिस दिन हमने ये डिसाइड कर दिया कि हमारा नंबर्स यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का होगा, उस दिन ये यूनिक हो जाएगा. उसके बाद फिर ये ऑर्डरिंग का भी कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो पहला चीज जो प्राइम फैक्टराइजेशंस के एग्जांपल में हमने आपको बताया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है. एक तो ये चीज है. दूसरा ये चीज क्या है
कि उसके अगर आपने डिसाइड कर दिया कि हम अपना प्राइम नंबर्स इसी ऑर्डर में रखेंगे, मतलब पहले छोटा रखेंगे, फिर उसके बाद उससे अगला बड़ा रखेंगे, उसके बाद अगला बड़ा, ऐसे ऐसे रखेंगे, तो हमारा ये वे भी एक यूनिक हो जाएगा। इसके बाद इसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। ओके, तो लेट्स कम टू 175। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। 175। ओके, तो जस्ट अ मिनट, हमारा ये चीज था। 175 को हम यहाँ पे लेते हैं। सो 175 को, ओके, लेट्स सी। नाउ सी 175। सो 175, ये चीज क्लियर है कि 175 में कितने से डिवाइड कर सकते हैं? 175 को आप सबसे पहले, लास्ट में 5 है तो उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग को ये मेथड अपनाना चाहिए, हम लोग को ऐसे इसको घेर देना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए 5, मतलब मेरा पहला डिवाइजर 5 है। तो 5 से इसमें आप डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड कि जैसे ही आपने 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 25, 35। अब इस 35 को इस ट्री मेथड से अगेन हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो नाउ इट विल बिकम 7। 7 को अगर आप फिर से डिवाइड करते हैं 7 से, तो फाइनली यू विल गेट हियर इट इज 1। तो अब आप सोचिए इस ट्री मेथड से व्हाट यू कैन राइट 175 इज इक्वल टू 5, ये 5 इंटू ये 5 इंटू ये 7। ओके, 5 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, सो 50 25 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो क्या है? ये प्राइम नंबर है। ओके, दिस इज प्राइम नंबर, this is prime number, this is prime number. This can be written as 5 square multiplied by 7 raised the power 1. So what you can say, आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि when we factorize 175, we get only prime factors 5 and 7। समझ रहे हैं? जब 175 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं? 5 और 7। हाँ, अब ये पूछा जा सकता है कि 5 और 7 आ रहे हैं, तो 5 का पावर क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। पावर। एक्सपोनेंट ऑफ 5 is 2, exponent of 7 is 1। ओके, सो इस तरह से आप 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। सो वेरी इजी है, ये थ्योरम भी बहुत आसान था और ये एक क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी तरीके से बना दिया गया। नाउ इफ यू सी, हम लोग 140 का करते हैं। कम हियर, 140 क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले मुझे 2 से स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। तो 2 से स्टार्ट किया मैंने, तो ये बन गया मेरा 70। फिर मैंने इसको 2 से स्टार्ट किया जो है, सो बन गया ये 35। फिर मैंने उससे अगला नंबर प्राइम नंबर 5 से किया, फिर ये बन गया मेरा 7। और फिर मैंने 7 को जब किया, तो नाउ इट बिकम्स 1। तो अब आपके पास क्या कर सकते हैं? यू कैन से 140 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7. So this is equal to 2 square multiplied by 5 multiplied by 7. Okay.
तो अब इससे क्या प्रूफ हो रहा है? ये 140 क्या है? कंपोजिट नंबर। ओके, 2 क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज P1 multiplied by P2 multiplied by P3 multiplied by P4। यहाँ पे P1 क्या है? P1 is 2, P2 is 2, P3 is 5, P4 is 7। हम लोग क्या सकते हैं? P1 is less than equal to P2, P2 is less than equal to P3, P3 is less than equal to P4। ओके, तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का यूनिक तरीका। यूनिक तरीका क्यों? क्योंकि ये हमारे नंबर्स वी हैव डिसाइडेड टू गो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले 2, 5, 7 ऐसे बढ़ रहे हैं। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 140 के प्राइम फैक्टराइजेशंस में कौन-कौन से प्राइम नंबर आएंगे, सो यू विल से कि 140 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे तो मुझे उसमें प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2, 5 and 7, and at the same time you will say the exponent of 2 will be 2। 2 का पावर 2 होगा, 5 का पावर 1 होगा और 7 का पावर 1 होगा। ओके, सो ये 2, 5, 7 हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। उनका एक्सपोनेंट है 2, उसका एक्सपोनेंट है 1, उसका एक्सपोनेंट है 1। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन समथिंग लाइक राइट लाइक दिस, P1 स्क्वायर इंटू P3 इंटू P4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, where P1 is less than equal to P2 is less than equal to P4, P3 less than equal to P4, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अब आपके पास तरीका है, मतलब क्वेश्चन समझने का। 156, ओके, सो हम लोग क्या बोलते हैं आपको? 156, इसको आप कैसे करेंगे? सो 156 को करने के लिए आपको क्या करेंगे? यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशंस 2 से भाग दीजिए। जैसे ही आपने 2 से भाग दिया, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर आपने 2 से भाग दिया, देन इट इज योर 2 तियां 6, 2 9 18, 39। फिर आपने 3 से डिवाइड किया, फिर देन इट इज 13, और 13 को अब कोई दूसरा नंबर नहीं है, 13 का प्राइम फैक्टराइजेशंस 13 ही होगा। सो व्हाट यू कैन राइट? यू कैन राइट 156 is equal to is equal to 2 into 2 into 3 into 13। ओके, तो 156 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए? 2 हुए, 3 हुए और 13 हुए। ओके, बट 2 प्राइम फैक्टर जरूर है, लेकिन उसका एक्सपोनेंट भी 2 है, 3 का एक्सपोनेंट 1 है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, और 13 का पावर तो यहाँ पे 1 है। ओके, तो इस तरह से ये सवाल आप कह सकते हैं कि 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से हो सकता है। ओके, तो आपके पास एक और सवाल है 3825, दिस एग्जांपल। जाहिर सी बात है कि इसमें 5 से भाग लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे 5 से भाग देना। जैसे ही आपने 5 से किया, 5 सते 35, उसके बाद 32, 5 छक 30 और 5 25। ओके, 5 सते 35, 32 है, तो 5 छक 30 और फिर 5 25। अगेन इसमें 5 से आप भाग दे सकते हैं, दिस इज 5 से भाग देने पर क्या मिलेगा? 5 1 5 25 23 दिन। अगेन अब आप सोचिए कि इसको किससे भाग दे सकते हैं? 3 से भाग दे सकते हैं। क्यों? 3 5 8 1 9, तीनों नंबर्स का जोड़, यहाँ पे डिजिट का जोड़ 3 के टेबल में आता है, इसलिए आप इसको 3 से भी भाग दे सकते हैं। 3 पचे 15 और 3 एकम 3। अगेन ये 3 से इसको भाग दे सकते हैं, दिस इज 3, दिस इज 17, एंड 17 का कोई दूसरा ये नहीं होगा, 1 पे आके रुक जाएगा। तो अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3825 is equal to 5 multiplied by this 5 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 17। So the factors or prime factors of 3825 are 5, 3 and 7। सिर्फ क्या बोलेंगे? 5 उसका एक फैक्टर है, 3 फैक्टर है और 17 फैक्टर है। बट यू कैन राइट 5 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, सॉरी, we should write something like this, 3 square into 5 का square into 17 raised to the power 1। this will be the unique thing, क्योंकि पहले हम छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। और यहाँ पर भी सॉरी, वी हैव स्टार्टेड विद द 5, आपको 3 से ये स्टार्ट करना चाहिए था। 3 8 11
तो 13 5 18 ये 3 से डिवाइड हो सकता था, तो वी शुड स्टार्ट लाइक 3 से हमको स्टार्ट करना चाहिए था। तो 3 से स्टार्ट करना चाहिए था। दूसरा तरीके से भी बना के दिखा देते हैं आपको। 3 8 2 5, चूँकि यहाँ पे 3 8 11 2 13 5 18 ये 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये सभी डिजिट का सम में 3 से भाग लग रहा है। तो वी कैन स्टार्ट विद द 3। तो अब हमारे पास क्या आने वाला है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। 7 5 12 2 14 1 15, ये सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से फिर भाग लग सकता है। तो 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब इसमें आप 5 से भाग दीजिए। सॉरी, इसमें 4 2 7, 7 5 12, अगेन इसमें 3 से भाग लग सकता है। सो वी शुड स्टार्ट विद द 3 अगेन। ओके, 4 तो 7 5 12, 3 से भाग लग सकता है। सो हम लोग लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा एंड देन 4 2, सॉरी 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 सॉरी, इट्स 3 से भागने लगा, वेरी सॉरी। ओके, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते। सो कम हियर, ये 4 2 6 5 11 है, तो उसमें 3 से तो भाग लगेगा नहीं, तो 5 से भाग लगेगा। 5 से हम लोग भाग दे रहे हैं, 5 अट्ठे 40 और फिर पचा 25। ओके, फिर हम लोग 5 से भाग दे सकते हैं, दिस इज 5 से, देन इट इज 17, और 17 का तो फाइनली 17 से भाग देके हमारे पास 1 आ गया। सो 3 8 2 5 is equal to, this is 3 into 3 into 5 into 5 into 17. So this is 3 square into 5 square into 17 raised to the power 1. So 3825 जो एक कंपोजिट नंबर था, इस कंपोजिट नंबर को हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा, जिसमें फर्स्ट प्राइम फैक्टर इज 3 5 एंड 17। 3 का पावर 2 है, 5 का पावर भी 2 है और 17 का पावर 1 है। ओके, सो ये सब टेक्निक्स है और ये दिस आर द एप्लीकेशंस। मैंने आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हम लोग को कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को यू कैन राइट इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। हो सकता है वो प्राइम नंबर्स रिपीट हो रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि अब अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर 20 था, तो एक आदमी बोलेगा सर इसको 4 गुना 5 लिख दीजिए, ठीक है, कि लेकिन ये 5 तो प्राइम नंबर है। आई एक्सेप्ट कि दिस इज प्राइम नंबर, बट दिस इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, हमको प्राइम नंबर के रूप में लिखना है, तो हमको इस 4 को फर्दर तोड़ना पड़ेगा 2 इंटू 2। ओके, प्राइम नंबर ही होना चाहिए, प्राइम इंटू प्राइम इंटू प्राइम। प्राइम नंबर्स बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम इंटू प्राइम हो सकते, दोनों प्राइम बराबर हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें एनी कंपोजिट नंबर हैज टू बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई मुश्किल नहीं है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहता है, कोई बड़ा चीज तो नहीं है, वेरी सिंपल है। और अब क्या है कि उसमें एक शर्त लगा दिया गया कि ये फैक्टर्स यूनिक होंगे। मतलब अगर जैसे 20 में 2 2 5 होगा, तो 2 2 5 ही होगा, चाहे उसको आप 2 को इधर रख दीजिए, 5 को बीच में रख दीजिए, 2 को इधर रख दीजिए, लेकिन जब भी हो ये यही 3 फैक्टर्स होंगे, मतलब ये यूनिक होंगे। तरीके इनके अलग अलग हो सकते हैं, 2 इधर हो जाए, 5 बीच में हो जाए, 2 इधर हो जाए, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर दिया कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तब तो यूनिक ही होगा। 2 2 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये हमारे लिखने के तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशंस का तरीका है, और ये हमारा क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसका प्रूफ तो हम लोगों ने आपको नहीं बताया, वी जस्ट एक्सप्लेन्ड यू ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल। प्रूफ हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, और बहुत मुश्किल नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में 12th वगैरह में जाएंगे तो वेरी सिंपल फंडा मैथमेटिकल इंडक्शन से इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी हम उसको आपको नहीं बताएंगे। डोंट बी कंफ्यूज, बट वेरी सिंपल है। जब 12th में जाएंगे तो देख लेंगे, अरे सर इतना आसान था, उसी दिन बता देते। अभी नहीं, अभी जस्ट आप समझिए कि इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर। अगला पड़ाव मेरा क्या था, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशंस के बाद मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बताने के बाद हमने बताया था कि हम आपको उसका कुछ
एग्जाम्पल्स बुक के लेंगे, हम उसके एप्लीकेशंस बताएंगे, एप्लीकेशंस में हम आपको एक एलसीएम बताएंगे, हम आपको उसका एचसीएफ बताएंगे। उससे पहले हम किताब के कुछ सवाल आपके सामने करना चाहते हैं या करके आपको दिखाने जा रहे हैं। ओके। हेलो। हाँ, तो अब आपके सामने हम लोग ये बता रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि 140 को 140 140 को आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखना है। 140 को इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं आप 140 के 140 is equal to दिस इज समथिंग लाइक दिस 140। इसको आप 2 से 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 70। अगेन इस 2 35 देन 5 7। सो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हुआ आपका? ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 140 को। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 140 को हमको लिखना है, तो 140 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। ओके, सो अब हम आपको जैसे यहाँ पे भी बता देते हैं आपको। यस, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। ये इस 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 आसान है, बहुत ही आसान है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन है 156। सो 156 के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई? 156, ओके, तो योर 156 अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, दिस बिकम 78। अगेन इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आपको हो गया 39। इसको फिर 3 से डिवाइड किया तो दिस बिकम्स योर 13। ओके, सो हम लोग क्या कह सकते हैं? 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 गुना 13। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स के रूप में ये चीज आ गया। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल है। ये देखिए, ये तो ये भी आपके सामने दिख रहा होगा। फाइन, देन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 3825। ओके, सो 3825 के लिए आपको क्या करना है? जैसे 3825 इसको आप क्या करेंगे? अगर अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था लेकिन फिर से बता रहा हूं, 8 3 11 2 13 5 18, 3 से भाग लग सकता है। सो इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत 21 और 3 पचे 15। फिर अगेन 7 5 12 2 13 और 1 7 5 12 2 14 1 15। 3 से भाग लग सकता है, फिर 3 से कीजिए। 3 चौका 12 425। 4 2 6 अब 5 11। अब 3 से भाग नहीं लगेगा, अब इसको 5 से भाग लग सकता है, लास्ट में 5 है। तो ये कितना हो गया? 5 अट्ठे 40 पचा 25। फिर आप इसको भाग दे सकते हैं 5 से। अगेन ये दिस इज 17। सो इस तरह से कितना आ गया? 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। एक ये 3 गुना ये 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। So this is equal to 3 square into 5 square into 17. Okay? So ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। फाइन, समझने में भी आसान है। ओके, तो फाइनली हम लोग यहां तक आ चुके हैं। अब अगला सवाल, अगला सवाल आपको 505। ओके, 5005। यहां देखिए, अब ये सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अब मैं बता रहा हूं कि ये है मेरा 5005। अब आप बताइए कि इस नंबर में कितने से भाग लग सकता है? भाई इस नंबर में तो 2 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से 5 0 0 0 5 ये 10 हो गया। तो 5 0 0 5 10 हुआ। 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। हाँ, 5 से लग सकता है, क्योंकि लास्ट में 5 है। सो वी शुड ट्राई विद द 5। 5 से इसको भाग लग सकता है। तो 5 एकम 5 0 0 1। अब आइए, अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, 1 0 0 1। क्या इसमें आपको 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट नंबर आपका इवन नंबर नहीं है। लास्ट नंबर में 0 2 4 6 होता था तो भाग लगता था। अब तो यहाँ पे लास्ट में 1 है तो नहीं लगेगा। अब 3 से भाग देते हैं, तो 1 और 0 0 1 सबको जोड़ते हैं तो 2 होता है, तो उसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। अरे भाई, तो क्या कर सकते हैं? 3 से नहीं लगा और 2 से नहीं लगा, 5 से ट्राई करते हैं। देखो, 2 से तो भाग नहीं दे पाए, 3 से भी भाग नहीं दे पाए। अब हम लोग 5 से ट्राई करते, तो लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो 5 से भी भाग नहीं दे पाएंगे। बहुत मुश्किल है भाई। सो लेट्स ट्राई। 7 से भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है? 7 से भाग लगने का रूल याद है आपको? क्या बताया था मैंने? 7 से भाग लगने के रूल अगर आपको नहीं याद है तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखिए, जिसमें हमने आपको सभी नंबर्स में कैसे कैसे 5 से 7 से 9 से 11 से 13 से 17 से 19 से 23 से 29 से ये सब भाग देने के टेक्निक्स बताए थे। हाँ, तो 7 से भाग देने का टेक्निक किसी को याद है कि मैंने क्या बताया था? 7 से भाग देने का टेक्निक जैसे 91 है, तो मैंने बताया था कि अगर इस नंबर में 7 से भाग लगने वाला होगा, तो उसके रूल्स ये हैं कि इसके लास्ट को हटाकर इसको 2 से गुना करके और यहाँ घटा देते हैं। सो देखते हैं कितना 7 आता है। 91 7 से भाग लग सकता है, क्योंकि ये 7 के टेबल में आ रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ ट्राई कीजिए। इस अगर क्या आप ये सोच सकते हैं कि इस 101 1001 में 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको इस 1 को पहले यहाँ से हटा दीजिए और इसको हटाइए तो इसका डबल कर लीजिए और डबल करके यहाँ घटाइए। 2 यहाँ घटा दिया हमने। 98। यस, 98 में 7 से भाग लगता है, हम लोग जानते हैं। 14 सते 98, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 7 जा होता है। ओहो, इसका मतलब अगर इसमें 7 से भाग लगता है तो इसमें भी 7 से भाग लगेगा, गारंटी। तो इसलिए अब आप चलें, 7 से भाग लगने वाला है, इसमें 7 से भाग दीजिए। 7 से जब भाग दीजिएगा तो 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, फिर यहाँ पे आपका 2 7 तिरका 21। ओके, देख रहे हैं, देख रहे हैं, भाग तो लग गया इसमें। 7 से भाग देने पर भाग लग गया। अब आइए, अब इस नंबर पर आइए, 143।
2 से भाग नहीं लगेगा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 से 4, 1 5 और 3 8, उसमें भी नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि वो टेबल सबका सम 3 में आना चाहिए था। 5 से भाग, 5 से 5 लास्ट में 5 या 0 नहीं है तो 5 से भाग नहीं लगेगा। अब आइए, क्या 7 वाला रूल लगेगा? ये 3 को हटाए, 3 दूनी 6, इसमें घटाए 14 में से 6 घटाए 8, वो भी नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? उसके बाद सोचिए, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं, 11 से ट्राई कीजिए। 11 से ट्राई करने का रूल्स बता रहे थे हम आपको कि अगर 143 है और 11 से भाग लगने वाला अगर होता तो उसका रूल था सिर्फ इसको हटा के और यहाँ पे हटा के घटा दीजिए। ओ 11 आया, भाग लगेगा, 11 से भाग लगेगा इसमें, तो आप इसमें 11 से भाग दे सकते हैं। बढ़िए बढ़िए बढ़िए, 11 से इसमें भाग दीजिए, 11 से भाग देंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11 और उसके बाद 33, 11 तिया 33। ओके, तो अब आप बोल सकते थे कि 5005 is equal to 5 it's to 7 into 11 into 13। ये सब जो आपको डिवाइड करने का टेक्निक्स बताया गया था, किस लिए बताया गया था? ये सब डिवाइड करने का टेक्निक इसलिए बताया गया था डिवाइजर्स का, इसके पहले वाले वीडियोस में, पहले वाले लेक्चर में, ताकि आप जान सके जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशंस के रूप में जब लेकर आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सब चीजें यूजफुल थी जो है। ओके, सो अब हम लोग आगे फिर से प्रोसीड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। अगला सवाल, ओके, ये यही सवाल है, टक 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 टक। ये सवाल यहाँ से इनको हटाओ भाई, ये सॉरी। हम्म, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ओ जी, अगला सवाल 7429। 7429 मैं भी आप ही के सामने प्रैक्टिस करूंगा। 7429, चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है इनका। बोलिए, 2 से भाग, 2 से भाग नहीं लगेगा। अब 3 से ट्राई करते हैं तो 7 4 11, 7 4 11, 11 9 20, 2 22 या 9 2 11। हाँ 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 हाँ, 3 से भी भाग नहीं लगने वाला है क्योंकि 7 4 11, 2 13 और 9 22, 22 में 3 से भाग नहीं लगता है। 5 से भी भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 या शून्य नहीं है। तो अब हम लोग ट्राई करते कि क्या इसमें 7 से भाग लगेगा या नहीं। तो उसका क्या रूल था? 7 से भाग लगने का रूल ये था कि इस 9 को यहाँ से हटाकर इसको डबल से गुना करके यहाँ से घटा देते थे। तो ये हो गया, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, दिस इज 7। फिर भी नहीं समझ में आया तो इस 4 को फिर से हटाए, डबल किए, यहाँ पे 8 लिखे, फिर से घटा दिए, 72 में से 8 गया तो 64, 64 में 7 से भाग नहीं लगेगा। फेल हो रहा है, सब फेल हो रहा है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 7 से भी भाग नहीं लग पाएगा। तो अब 7 से नहीं भाग लगेगा तो 9 से, 4 7 4 11 2 13 9 22, 9 के टेबल में नहीं आता है तो वो भी फेल। तो अब कुछ करिए भाई, 11 के रूल पर आइए। तो 7429 11 के लिए था, इसको हटा के यहाँ पे सिर्फ घटा देते थे। तो 12 में से 9 गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 7, फिर इसको हटाइए, यहाँ से घटाइए 70, ये भी 11 के टेबल में नहीं आया, 11 भी फेल हो गया भाई। अब क्या करें? अब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है जी। तो अब क्या कीजिए कि 13 पे ट्राई कीजिए कि भाई 13 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं। तो 13 के लिए क्या बताया गया था?
अगर आपको याद हो कि 13 के लिए हमने क्या बताया था, 13 के लिए हमने बताया था कि 7429 है, तो 13 के लिए मैंने बताया था कि लास्ट का नंबर जो था उसको हटाइए और इसको 4 से गुना कीजिए और इसको लाके इसमें जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 8, 4 3 7 7। फिर इसको हटाइए, 4 से गुना कीजिए और फिर लाके इसमें जोड़ दीजिए। क्या ये 13 के टेबल में आता है? नहीं आता है। सो अब तक तो हुआ कि भाई देखो मैं आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलना कि सर अब तो ज़माना आ गया है, लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। वैसा नहीं है, देखिए 2 से नहीं भाग लगा, 3 से नहीं लगा, 7 से नहीं लगा, 9 से तो लगेगा ही नहीं। फिर आपके सामने वी ट्राइड कि भाई तब जो है 11 से लगा कि नहीं, 11 से भी लगाने का ये रूल ट्राई किया, नहीं हुआ। अब 13 से लगाने का रूल अप्लाई किया कि इसको हटा के 4 से गुना करके जोड़ दिया जाता था। तो यहाँ पे हम लोग 4 3 2 6 8 हुआ, 7 10, फिर इसको हटाया, 32 किया, यहाँ जोड़ा 9 10, इतना 109 में भी तो भाई 13 से भाग नहीं लगता है। तो अब क्या करें, क्या करें? तो अब चलिए 13 के बाद अब हम 17 पे ट्राई करते हैं। 17 का कहानी अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 17 के लिए क्या किया जाता है कि लास्ट डिजिट को हटा के उसको 5 से जोड़ करके घटाया जाता था। तो यही ट्राई करता हूँ भाई 17 के लिए, 7 4 2 9, इसको हटाया, इसको 5 से गुना किया और यहाँ ले आके घटाया, तो 9 पचे 45, इसमें से हम घटा रहे हैं। 12 में से 5 गया 7 और 13 में से 4 गया 9, 6, फिर से इसको हटाया और 5 से गुना किया और फिर ले आके घटाया, 5 सते 35, घटा तो कितना, 35 घटाए तो घट के हो गया 34। वाओ! 34 में 17 से भाग लगता है। पता चल गया जी, पता चल गया। इसमें जो है ना, इसमें 17 से भाग लगेगा। मैंने तो अपने मेथड से ट्राई कर लिया। देखिए 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं लगा, 5 7 9 11 13 तक नहीं लगा, तो 17 से भाग लगेगा। ये गारंटी हो गया, क्योंकि 17 से भाग लगने का टेक्निक क्या बताया था? लास्ट नंबर को हटाइए, 5 से गुना कीजिए, ले आके घटाइए। ऐसे करके देखा मैंने, यस। तो अब चलिए इसको 17 से भाग देते हैं, पता चल चुका है। ठीक है? आइए 7 हुँ, 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 हुँ। हुँ, 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 हुँ। 7429 में 17 से भाग लगेगा, कितना आएगा? 17 चौके 68, तो यहाँ पे हो गया 6 2 9 17 जस्ट 1 मिनट। ओहो हो! आजा भाई। 7429, 17 चौके 68, यहाँ पे हो गया 6 62, 17 तिया 51, 11 19, 17 सत्ते 17 छक 102, 17 सते 119, वाओ, cancel 437. So you can write, this is something like I'll be writing here 7429, इसको अगर आप 17 से यहाँ पे भाग देते तो यहाँ आता आपको 4 3 7। अब आइए 4 3 7, 437। तो ये 437 में अब किससे भाग लगेगा? क्या इस 437 में उसी रूल से चलें तो क्या फिर 17 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? 7 को हटाइए, 5 से गुना कीजिए
और यहाँ घटाइए, तो 43 में से 35 घटेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नो, 17 से भाग नहीं लगेगा। तो अब आपके पास फंडामेंटल है 19 के लिए। 19 के लिए मैंने क्या बताया था कि 19 से अगर ट्राई करना है कि क्या इस नंबर में 19 से भाग लगेगा कि नहीं, तो इस नंबर को हटा के और इसको 2 से गुना करके यहाँ जोड़ देना था। 4 3 7, 4 1 5, ओ 57, 19 तिया 57, 19 से भाग लगने वाला है, तो 437 को 19 से भाग दे सकते हैं। 19 दूना 38, 5 आया 57, 19 तिया 57। ओके, सो दिस इज 19 से भाग लगेगा और इसमें आपको 23। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि सर 7429 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये होगा। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशंस। ठीक है, थोड़ा सवाल बनाने में आपको टाइम लगा है, नो डाउट, लेकिन अब आपको ये चीज समझ में आ गया है कि कैसे जो है जब हम लोग को अगर ये सवाल को बनाना होता है तो कैसे ट्राई करना पड़ता है। मेहनत होता है, मुश्किलात सामने आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। टेक्निक्स अगर याद है तो यू विल फाइंड द रिजल्ट, और रिजल्ट आपके सामने है। मैंने कोई किताबों से देख के, कोई कुंजिका देख के नहीं ये बनाया, अपने मन से ट्राई किए, ट्राई करने से बना है। 17 इंटू 19 इंटू 23, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से जी चुराइएगा तो नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए जस्ट। देखिए, एक्चुअली ये मैंने थोड़ा सा आपके मेमोरी रिवाइज के लिए बताया था। अगर आप चाहे तो इसको लिख लीजिए फटाफट फटाफट, जो है अपने कॉपी में लिख लीजिए। सो देखिए, जैसे ये किसी नंबर को अगर 7 से अगर भाग लगना हो तो मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाय 2, लास्ट नंबर को 2 से गुना करके, बताया था ना, लास्ट को हटाइए 2 से गुना करके घटाइए, वही कर रहे हैं कि लास्ट का मतलब यूनिट डिजिट को 2 से गुना करके सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स, ऐड या सब्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, यानी कि लास्ट वाला को जैसे इसको हटा के 2 से गुना करके इसको घटाते थे, तो यहाँ पे ये देखिए। उसी तरह अगर 11 से करना है तो मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट नंबर को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। किससे घटाइए? बचे हुए से घटाइए। उसी तरह 13 से करने के लिए, 17 से करने के लिए, 19 से, 23 से, 29 से, 41 का भी मैंने बताया है। लास्ट डिजिट को 4 से गुना कीजिए और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स। अगर आपके पास 0 या इनके मल्टीपल्स आ जाते हैं, 7 11 13 17 29 19 23 29 41 के, तो आपको वो नंबर में उस नंबर से भाग लीजिएगा। ओके, सो ये एक समरी है। यू कैन रिमेंबर, यू कैन राइट दिस। ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, बहुत जबरदस्त टेक्निक। यू कैंट इमेजिन द पावर ऑफ दिस थिंग्स, कैसे कैसे हम लोग इस पे मदद करके आगे बढ़ते हैं। ओके, so let's move for the further. Okay. देखिए, अब मैं आ गया हूं उस जगह पे जहां पे मैं आपको बताने वाला था कि आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का क्या एप्लीकेशंस है। पहला एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का पहला एप्लीकेशंस मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशंस तो आपने देख ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका अगला एप्लीकेशंस आने वाला है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। क्या करने के लिए? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए उसका एप्लीकेशंस आने वाला है। तो ये अब आपके सामने आने वाला है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। बट मैं आपको कहता हूं कि अब इस क्लास को होते होते लगभग 50 मिनट हो गए हैं। सो इस जगह पे हम आपको रोकेंगे।
आप अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोस में अब हमारे उस प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स अरिथमेटिक्स का अगला एप्लीकेशंस जानने के लिए, अगला एप्लीकेशंस, और वो एप्लीकेशंस क्या, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इसके जानने के लिए आप अगला वीडियो देखिए। अगले क्लास में मिलेंगे और जबरदस्त जबरदस्त तरीके से जो है अगला क्लास होगा, अगला एक अगेन वीडियोस आपको मिलेगा। सो तब तक के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। होपफुली अगले 1 या 2 क्लासेस में आपका ये रियल नंबर चैप्टर जो क्लास 10 का है ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग अगले चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। ओके, तब तक आप जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ कीजिए और रिवाइज़ करके फिर अगले लेक्चर्स का वेट कीजिए। थैंक यू।